हेलो एवरीवन। तो दोस्तों अब हम आज से पढ़ने जा रहे हैं आपका बंटी उपन्यास। मनु भंडारी का ये उपन्यास है। काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से। और ये आपका यूजीसी नेट की जो यूनिट 6 है आपकी, उसमें आपको ये उपन्यास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है। यहाँ से हर बार इस उपन्यास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस उपन्यास को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट उपन्यास को कंप्लीट करेंगे हम इसको। ठीक है, लाइन बाय लाइन। और इस उपन्यास में 265 के आसपास पेज है, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कब इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, कौन कौन से इसके पात्र है जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, गौण पात्र कौन कौन से हैं, किस किस आलोचक के द्वारा इस उपन्यास के लिए जो कोटेशन है वो भी देखेंगे, क्योंकि वहां से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने दो उपन्यासों को कवर कर लिया। एक तो तमस उपन्यास को हमने लाइन बाय लाइन कंप्लीट किया है, और एक आपका शेखर एक जीवनी। ठीक है, शेखर एक जीवनी को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये दो उपन्यास अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो उन उपन्यासों को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें रचनाकार की बात की जाए, मनु भंडारी का ये उपन्यास है। ठीक है, किसका उपन्यास है ये? मनु भंडारी का उपन्यास है। और रचनाकाल 1971 है इसका। कुल परिच्छेद कितने हैं इसमें? 16 परिच्छेद है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। कथानक की बात की जाए तो इस उपन्यास में एक तलाकशुदा दंपत्ति के प्रॉब्लम चाइल्ड की कहानी है। ठीक है, तलाकशुदा दंपत्ति के प्रॉब्लम चाइल्ड की कहानी उस उपन्यास में देखने को मिलेगी। इस उपन्यास की श्रेणी बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये समस्यात्मक उपन्यास है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद पात्र इसमें बंटी है। बंटी की बात की तो उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। अजय शकुन का पुत्र है। अजय और शकुन का ये पुत्र है। अवस्था कितनी है इसकी? एज की बात की जाए तो एज इसकी है 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष है। डॉक्टर जोशी इसे प्रॉब्लम चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, चौथी कक्षा का ये विद्यार्थी है आपका बंटी। स्कूल का नाम इसका अरूप बत्रा है। और ये 2023 का जो जून का एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर बात करेंगे नेक्स्ट पात्र की, शकुन। शकुन की माता अजय की पत्नी। शकुन है जो ये बंटी की माता है, अजय की पत्नी है। अजय से तलाक के बाद ये डॉक्टर जोशी से विवाह कर लेती है। ठीक है, ये विशेषता है शकुन की। द्वंद्वग्रस्त एवं कुंठित नारी है ये। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अवस्था कितनी है? शकुन की 36 वर्ष है। अजय से ये 26 वर्ष की अवस्था में विवाह किया। अजय की अवस्था उस समय 32 वर्ष थी। ठीक है, उसके बाद फूफी है इसमें एक पात्र, बंटी की धाय। ठीक है, इसकी देखभाल करती है। बंटी के प्रति असीम स्नेह रखने वाली स्त्री है। स्पष्टवादी स्पष्टवादी एवं सरल है। अजय से सुकून की अनबन होने पर अजय को भला बुरा कहने वाली ये है फूफी। उसके बाद वकील चाचा है, अजय का मित्र भी है। शकुन को उचित राय देने वाला व्यक्ति। बंटी को वकील चाचा अच्छे लगते हैं। शकुन अजय के संबंधों में विच्छेद होने पर दुखी हो जाते हैं ये। ठीक है, अजय वकील चाचा। उसके बाद डॉक्टर जोशी है, शहर में प्रतिष्ठित एवं सुलझे हुए डॉक्टर है डॉक्टर जोशी। प्रमीला के पूर्व पति। ठीक है, प्रमीला का देहांत हो जाता है। अमी और जोत के पिता है डॉक्टर जोशी। बंटी के इलाज के दौरान शकुन से परिचय होता है। ठीक है, बाद में शकुन से विवाह कर लेते हैं डॉक्टर जोशी। बंटी को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं डॉक्टर जोशी। उसके बाद अजय की बात करेंगे। बंटी के पिता है, शकुन के पूर्व पति और मीरा के पति। मतलब शकुन के बाद ये किससे शादी करते हैं? मीरा से करते हैं। बालक चिन्नू के पिता है। ठीक है, बालक चिन्नू के पिता है। डिविजनल मैनेजमेंट कलकत्ता में ये कार्य करते हैं। विवाह के समय इनकी अवस्था 32 वर्ष थी। अहमग्रस्त पात्र है, दूरदर्शी एवं व्यवहारिक भी इनमें विशेषता देखने को मिलती है। ठीक है, तो चीनू है ये आपका बंटी में आता है, अजय का जो मीरा का बेटा है। और चुन्नू आपका गोदान में है। ठीक है, झुनिया का ठीक है लड़का। मीरा है इसमें अजय बत्रा की दूसरी पत्नी।
चिन्नू की माँ, ठीक है। सन्नो की बात की जाए, सन्नू टीटू एवं बंटी के साथ रहने वाली लड़की है। टीटू की बात की जाए तो टीटू कौन है, तो टीटू आपका टीटू की बात की जाए तो बंटी के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है। कुनी कौन है, शर्मा साहब की लड़की है, बंटी की बाल सखा। हीरालाल शकून का चपरासी है। भिभू की बात की जाए तो बंटी का क्लास साथी है। मिसेज कौशिक शकून के कॉलेज के प्रोफेसर हैं। दीपा आंटी बंटी की सबसे प्यारी आंटी, शकून की सहेली। मिसेज सक्सेना की बात की जाए तो कॉलेज टीचर, शकून की सहेली। जोत की बात की जाए तो डॉक्टर जोशी की पुत्री है। अमित जिनका नाम है पूरा, डॉक्टर जोशी का शैतान पुत्र। प्रमीला डॉक्टर जोशी की दिवंगत पत्नी, मतलब जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मिस्टर कैलाश वर्मा मिस्टर जोशी के बेडरूम के अरेंज करने वाला पात्र है। बंसीलाल डॉक्टर जोशी का नौकर है। बहादुर अजय का नौकर है। चाची अम्मा की बात की जाए तो डॉक्टर जोशी की चाची है, ठीक है। आपका बंटी उपन्यास के उद्देश्य क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। पति पत्नी के में तलाक होने पर बच्चों की दयनीय स्थिति का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। अहम भाव रिश्तों में खटास का मुख्य कारण यह बताना। तलाकशुदा दंपत्ति के बच्चों के बाल मनोविज्ञान का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या इतनी देखने को मिलती है। दाम्पत्य संबंध का विघटन इसमें देखने को मिलता है। तो इसके एक प्रमुख उपदेश्य है। अब बात कर लेते हैं आपका बंटी के बारे में आलोचकों के मत क्या क्या है। आपका बंटी तलाकशुदा नारी के द्वंद्व एवं उनके बच्चों की समस्याओं का वास्तविक अंकन है। इसमें डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। आपका बंटी की थीम मादाम बावेरी फ्लावियर का ये उपन्यास है और अन्ना कारेनिया तालस्ताय का ये उपन्यास की याद दिलाता है। विश्वनाथ त्रिपाठी का ये कथन है। उसके बाद हिंदी का यह पहला उपन्यास है जिसमें एक परिस्थिति में पड़े हुए बच्चे की मनः स्थिति का इतनी विस्तृत फलक पर चित्रांकन किया गया है। डॉक्टर पारूकांत देसाई का ये कथन है। उसके बाद है आपका बंटी उपन्यास माँ की ममता एवं पिता के द्वंद्व का यथार्थ अंकन है। इसमें डॉक्टर इंद्रनाथ मादान का ये कथन है और ये पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में, ये अभी आपने ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं इस उपन्यास की, लाइन बाय लाइन इसे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आपका बंटी मनु भंडारी, सबसे पहले तो कवर पेज पे एक चित्र बना है बच्चे का, ये भी आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे पहला प्रकरण इसका कब आया, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो पहला संस्करण 1979 में आया। 21वें संस्करण की बात की 2011 में आया, ठीक है। अब बात करेंगे बंटी जन्मपत्री बंटी की, मनु भंडारी का वक्तव्य है ये, भूमिका ही समझ लीजिए, ठीक है। तो वह बांकुरा की एक सांझ थी, बांकुरा एक स्थान का नाम है, ये भी आपने ध्यान में। अचानक ही पी का फोन आया। किसका आया? पी का फोन आया। तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, जैसे भी हो आज शाम को ही मिलो, बांकुरा में मिलो। मैं उस जरूरी बात से कुछ परिचित भी थी और चिंतित भी थी। रेस्तरां की भीनी रोशनी में मेज पर आमने सामने बैठकर परेशान और बदहवास पी ने कहा, समस्या बंटी की है। तुम्हें शायद मालूम हो कि बंटी की माँ पी की पहली पत्नी थी, ने शादी कर ली है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अब वह वहाँ एक अवांछनीय तत्व बनकर रहे, इसलिए तय किया है कि बंटी को मैं अपने पास ले आऊंगा। अब से वह यही रहेगा और फिर वे देर तक यह बातें बताते रहे कि बंटी से उन्हें कितना लगाव है और इस नई व्यवस्था में वहां रहने से उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। मैंने उनकी भावनाएं, चिंता, उद्विग्नता को समझते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप ऐसा नहीं सोचते कि यह गलत होगा? मुझे लगता है कि उसे अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि साल में एक बार मिलने के अलावा उसके साथ आपके असंग नहीं है, जबकि माँ के साथ वह शुरू से रह रहा है, एक छत्तर होकर रहा है।
इस नाजुक उम्र में वहाँ से वहाँ उखड़ जाएगा और संभवतः यहाँ जम नहीं पाएगा। लंबी बातचीत के बाद तय हुआ कि बंटी अभी कुछ दिनों के लिए ही वहीं रहे, लेकिन उस दिन लौटते हुए सचमुच बंटी कहीं मेरे साथ चला आया। आकर डायरी में मैंने बंटी की पहली जन्मपत्री बनाई। उस रात बंटी की विभिन्न स्थितियों के न जाने कितने कल्पना चित्र बनते बिगड़ते रहे। मुझे लगा बंटी अपनी माँ के घर आ गया है, नई माँ और पिता के बीच एक बालिका। लगभग 6 महीने बाद की घटना है। ड्राइंग रूम में अनेक बच्चे घमा चौकड़ी मचाए हुए उन्मुक्त और निश्चित है। बारी बारी से सब सोफे पर चढ़कर नीचे छलांग लगा रहे हैं। उस बच्ची का नंबर आता है। सोफे पर चढ़ने से पहले वह अपनी नई माँ की ओर देखती है। माँ शायद उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, पर उन अनदेखी नजरों में भी जाने क्या ऐसा क्या था कि सोफे पर चढ़ने के लिए बच्ची का ऊपर उठा हुआ पैर वापस नीचे आ जाता है। बच्ची सहम कर पीछे हट जाती है। अनायास ही मेरे भीतर 6 महीने पहले का बंटी उस वातावरण में व्याप्त एक सहमेपन के रूप में जाग उठता है। खेल उसी तरह चल निकला है, लेकिन अगर कोई इस सारे प्रभाव से अलग हटकर सहमा हुआ कोने में खड़ा है तो वह है बंटी। रात में सोई तो लगा 6 महीने पहले जिस बंटी को अपने साथ लाई थी वह सिर्फ एक दयनीय मुरझायापन बनकर रह गया है। एक और चित्र सिर्फ पुरानी माँ और बंटी। मैं कमरे में प्रवेश करती हूँ तो चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है। टूटी हुई प्लेट, बिस्कुट और टोस्ट बिखरे पड़े हैं। बंटी माँ के शरीर पर लगातार मुक्के मार रहा है। तुम कहाँ गई थी? तुम कहाँ गई थी? किसके साथ गई थी? किसके साथ गई थी? क्यों गई थी? क्यों गई थी? ठीक है। मेरी उपस्थिति के बावजूद यह दृश्य थोड़ी देर तक चलता रहा। माँ तिलमिलाहट, गुस्से और दुख को दबाकर मेरे सामने सहज होने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस वातावरण के दम घोटू तनाव में वह फिर कुछ भी सहज नहीं हो पाता है। घर लौटकर मैंने पाया कि बंटी एक आकार ग्रहण करने लगा है। मुझे लगा कि बंटी किन्हीं दो एक घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है। ये पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। ठीक है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में, लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में समान लगी, वह यह है कि ये सभी फालतू, गैर जरूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा, भावुकता पैदा कर सकती है, लेकिन जब अनेक जिंदगियां एक जैसे सांचे में ही सामने आने लगती है तो दया और भावुकता के स्थान पर मन में धीरे धीरे एक आतंक उभरने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। बंटी के इन अलग अलग टुकड़ों ने उस समय मुझे करुणा, विगलित और उच्छ्वसित ही किया था, लेकिन जब सब मिलाकर बंटी मेरे सामने खड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को आतंकित ही अधिक पाया। समाज की दिनों दिन बढ़ती हुई एक ऐसी समस्या के रूप से जिसका कहीं कोई हल नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि बंटी मुझे तूफानी समुद्र यात्रा में किसी द्वीप पर छूटे हुए अकेले और असहाय बच्चे की तरह नहीं, वरन अपनी यात्रा के कारणों के साथ और समानांतर जीते हुए दिखाई दिया। इसके बाद ही स्थितियों को देखने का सारा धरातल बदल गया। भावना के स्तर पर उद्वेलित और विगलित करने वाला बंटी जब मेरे सामने एक भयावह सामाजिक समस्या के रूप में आया तो मेरी दृष्टि अनायास ही उसे जन्म देने, बनाने या बिगाड़ने वाले सारे स्रोतों और संदर्भों की खोज और विश्लेषण की ओर दौड़ पड़ी। संदर्भों से काट कर किया हुआ बंटी का अध्ययन शर्तोद्दित भावुकता भले ही जगा दे, उसे इस वैचारिक धरातल नहीं दे सकता। बंटी के तत्काल संदर्भ अजय और शकुन है। दूसरे शब्दों में वे संदर्भ अजय और शकुन के वैवाहिक संबंधों का
अध्ययन और उसकी परिणति के रूप में ही मेरे सामने आया। यहाँ मुझे भारत जी की बात सही लगी कि जैनेन्द्री ने स्त्री पुरुष के संबंधों को जिस एकांतिक दृष्टि से देखा है, उसका यह अनिवार्य आयाम बंटी भी है, क्योंकि शकुन अजय के संबंधों को की टकराट में सबसे अधिक पिसता बंटी ही है। शकुन और अजय तो आपसी तनाव की असहनीयता से मुक्त होने के लिए एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बंटी क्या करे, वह तो समान रूप से दोनों से जुड़ा है, यानी खंडित निष्ठा उसकी नियति है, क्योंकि वह शकुन के साथ रहता है। इसलिए बंटी को उसकी समुची स्थिति के साथ समझने के लिए माँ बेटे के आपसी संबंधों के विश्लेषण के साथ ही कुछ गरिमामयी मिथ्या धारणाएं और सदियों पुरानी मिथ्य टूटने लगी। शकुन चक्की पीस कर बेटे का जीवन बनाने में अपने आप को सुहाग कर देने वाली माँ नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका के साधनों से तृप्त माँ थी। इस नारी और माँ के आपसी द्वंद्व का अध्ययन ही शकुन को उसका वर्तमान रूप देता है। आज तो लगता है कि कहानी में बिखरी लोक कथाएं अनायास ही नहीं आ गई, वे शकुन के जीवन की दो नितांत विरोधी स्थितियां, मिथ और वास्तविकता के अंतर्विरोध को उजागर करती है। अगर माँ की ममता के मारे उस राजकुमार की कहानी है जो 7 समुद्र पार करके अपनी निष्ठा प्रमाणित करता है, तो सोनल रानी की भी कहानी है जो भूख लगने पर रूप बदलकर अपने ही बेटे को खा जाती है। शकुन बंटी को माध्यम बनाकर अजय से प्रतिशोध लेती हो, या बंटी में तन्मय होकर अपनी सार्थकता तलाश करती हो, उसे कभी हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हो या कभी अपने एकाकी जीवन के आधार के रूप में, मुझे तो सभी कुछ को निहायत तटस्थ होकर एक मानवीय धरातल पर देखना समझना था। जिंदगी को चलाने और निर्धारित करने वाली कोई भी स्थिति कभी इकहरी नहीं होती। ये काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके पीछे एक साथ अनेक और कभी कभी बड़ी विरोधी प्रेरणाएं निरंतर सक्रिय रहती है। शकुन और बंटी दोनों के चरित्रों की वास्तविकता इन्हीं अंतर्विरोधों से में जीने की वास्तविकता है। परोक्ष रूप से में अजय के जीवन की वास्तविकता भी यही है। शायद यही कारण है कि मैं इस त्रिकोण की किसी एक भुजा को ना अस्वीकार कर सकी, ना ही गलत सिद्ध कर सकी। पात्र अपनी अपनी दृष्टि संवेदनाओं की सीमाओं में एक दूसरे को गलत सही करते रह सकते हैं, लेकिन देखना यह जरूरी होता है कि लेखिकीय समझ किसी के प्रति पक्षपात तो नहीं कर रही है। गलत और सही अगर कोई हो सकते हैं तो वे अजय, शकुन और बंटी के आपसी संबंध। इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सब ओर से बेगुनाह बंटी ही इस ट्रेजेडी के त्रास को सबसे अधिक भोगता है। शकुन अजय के संबंधों का तनाव और चटक बंटी की नस नस में ही प्रतिध्वनित होती है। स्थिति की इस विडंबना ने ही मेरे मन में एक आतंक जगाया था। शकुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही पालतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया है। तो यहाँ आकृष्ट होना था, ठीक है, आकर्षित शब्द नहीं होता। वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध, चुनौती, असहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं ना कहीं फालतू हो गए हैं। बहरहाल बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रमशः अकेले, जड़हीन, फालतू और अनचाहे होते जाने की रही हो, लेकिन मेरे लिए यह यात्रा भावुकता, करुणा से गूंजकर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रश्नकुलता की रही है। जीते जागते बंटी का तिल तिल करके समाज की एक बेनाम इकाई भर बनते चले जाना यदि पाठक को सिर्फ अश्रु विगलित ही करता है, तो मैं समझूंगी कि यह पत्र सही पत्तों पर नहीं पहुंचा है। ये मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया वक्तव्य है। अब बात करेंगे, उपन्यास को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन।
तो मम्मी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तैयार हो रही थी। बंटी पीछे खड़ा चुपचाप देख रहा था। यहाँ से हम उपन्यास पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहली लाइन आपने ध्यान में रखनी है, पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये किस उपन्यास की लाइन है या किस उपन्यास से आपका बंटी उपन्यास का आरंभ होता है। तो मम्मी जब भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती तो बंटी बड़े कौतूहल से देखता। जान तो वह आज तक नहीं पाया कि उसे हमेशा लगता है कि ड्रेसिंग टेबल की इन रंग बिरंगी शीशियों में छोटी बड़ी डिब्बियों में जरूर कोई जादू है कि मम्मी इन सबको लगाने के बाद एकदम बदल जाती है। कम से कम बंटी को ऐसा ही लगता है कि उसकी मम्मी अब उसकी नहीं रही, कोई और हो गई। पूरी तरह तैयार होकर हाथ में पर्स लेकर मम्मी ने कहा, देखो बेटा, धूप में बाहर नहीं निकलना। हाँ। फिर फूफी को आदेश दिया, बंटी जो खाए वही बनाना, एकदम बंटी की मर्जी का खाना समझी। चलने से पहले मम्मी ने उसका गाल थपथपाया, बालों में उंगलियां फंसाकर बड़े प्यार से बाल झिंझोड़ दिए, पर बंटी जैसे बुत बना खड़ा रहा। बाहां पकड़ कर झूला नहीं, किसी चीज की फरमाइश नहीं की। मम्मी ने खींचकर उसे अपने पास सटा लिया, पर एकदम चिपकर भी बंटी को लगा जैसे मम्मी उससे बहुत दूर है। और फिर वह सचमुच ही दूर हो गई। उनकी चप्पल और खटखट जब बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंची तो बंटी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया, और मम्मी जब फाटक खोलकर सड़क पार करके घर के ठीक सामने बने कॉलेज में घुसी तो बंटी दौड़कर अपने घर के फाटक पर खड़ा हो गया, सिर्फ दूर जाती हुई मम्मी को देखने के लिए। वह जानता है कि मम्मी अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, नपे तुले कदम रखती हुई सीधी चलती चली जाएगी। जैसे ही अपने कमरे के सामने पहुंचेगी, चपरासी सलाम ठोकता हुआ दौड़ेगा और चीख उठाएगा। मम्मी अंदर घुसेगी और एक बड़ी सी मेज के पीछे रखी कुर्सी पर बैठ जाएगी। मेज पर ढेर सारी चिट्ठियां होगी, फाइलें होगी। उस समय तक मम्मी एकदम बदल चुकी होगी। कम से कम बंटी को उस कुर्सी पर बैठी मम्मी कभी भी अच्छी नहीं लगी। पहले जब कभी उसकी छुट्टी होती और मम्मी की नहीं होती तो मम्मी उसे भी अपने साथ कॉलेज ले जाया करती थी। चपरासी उसे देखते ही गोद में उठाने लगता तो वह हाथ झटक देता। मम्मी के कमरे के एक कोने में उसके लिए एक छोटी सी मेज कुर्सी लगवा दी जाती है, जिस पर बैठकर वह ड्राइंग बनाया करता था। कमरे में कोई भी घुसता तो एक बार हंसी लपेटकर आंखों ही आंखों में जरूर उसे दुलार देता था। तब वह मम्मी की ओर देखता, पर उस कुर्सी पर बैठकर मम्मी का चेहरा अजीब तरह से सख्त हो जाया करता था। लगता है मानो अपने असली चेहरे पर कोई दूसरा चेहरा लगा दिया गया। मम्मी के पास जरूर एक और चेहरा है, चेहरा ही नहीं आवाज भी कैसी सख्त हो जाती है। बोलती है तो लगता है जैसे डांट रही हो। बंटी की मम्मी बहुत ही कम डांटती है, बस प्यार करती है, इसलिए यूं सख्त चेहरा लिए डांटती है। प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी मम्मी उसे कभी अच्छी नहीं लगती, और वहाँ उसके और मम्मी के बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती है। मम्मी का नकली चेहरा, कॉलेज की बड़ी सी बिल्डिंग, कॉलेज के ढेर सारी लड़कियां, कॉलेज के ढेर सारे काम, थोड़ी थोड़ी देर में बजने वाले घंटा बजने पर होने वाले हलचल, इन सब के एक सिरे पर वह रहता है चुपचाप सहमा सा, और दूसरे पर मम्मी रहती है, किसी को आदेश देती हुई, किसी के साथ सलाह मशवरा करती हुई, किसी को डांटती हुई। और इसलिए उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया। घर में चाहे वह अकेला रह ले, पर वहां नहीं जाता। वहां किसके पास जाए? मम्मी तो वहां रहती नहीं, रहती है बस एक प्रिंसिपल, जिनके चारों ओर बहुत सारे लोग रहते हैं। नहीं रहता है तो केवल बंटी। थोड़ी देर तक बंटी गेट पर खड़े आने जाने वाले को यूं ही देखता रहा, फिर लोहे के फाटक पर झूलने लगा। सामने से दो लड़के साइकिल पर बैठे बातें करते हुए गुजर गए तो उसने सोचा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो वह भी 2 पहिए की साइकिल खरीदेगा। वह जानता है मम्मी उसे कभी बाहर निकलकर साइकिल नहीं चलाने देगी। जाने क्यों उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता कि वह बाहर निकला और एक्सीडेंट हुआ, वह जरूर बाहर चलाएगा। पुलिया पर जब बिना पेडिल मारे ही फराटे से साइकिल उतरती है
तो कैसा मजा आता होगा। बंटी कल्पनाएं कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आंखों के सामने वे बड़े बड़े मैदान तैर गए जो स्कूल जाते समय बस में से दूर दूर दिखाई देते। मैदान के दूसरे सिरे पर बनी हुई पहाड़ियां जिनके पीछे से सूरज निकल डूबकर दिन और रात करता है। कौन जाने उन पहाड़ियों की तलहटी में कोई साधु बैठा हो जिसके पास जादू की खड़ाऊ हो, जादू का कमंडल हो। एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए, पर जाए कैसे। साइकिल मिलने से जाया जा सकता है, बस किसी को बताए नहीं और चलता चला जाए तो पहुंच ही सकता है, पर मम्मी को मालूम पड़ जाए तो बाप रे। मम्मी उसे बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं जाने देती थी, पर मम्मी को पता ही नहीं चल पाता कि पलंग पर उनकी बगल में लेटे वहाँ उन साधुओं की तलाश में कहाँ कहाँ घूमता है, अनदेखे अनजाने पहाड़ों में, जंगलों में, घाटियों में। अब छुट्टी की दिन समझ नहीं आता वह क्या करे। एक बार यूं ही बगीचे का चक्कर लगाया। मोंगरे खूब महके थे। मोंगरे का फूल होता है ना, ठीक है। एक से एक पौधे को उसने खूब प्यार से छुआ, फिर गिनकर देखा कितनी नई कलियां खिली। हर एक पौधे की फूल पत्तियों का हिसाब किताब उसके पास है। एक दो पौधे की पत्तियां गंदी लगी तो जल्द से पाइप लेकर उनको धोया, कुछ इस ढंग से जैसे मम्मी सवेरे सवेरे उसका मुंह धुलवाती। बस हो गया साफ, चलो अब हवा में झूलो। भीतर आया तो कमरे में घुसते ही नजर ड्रेसिंग टेबल पर गई। वहीं रंग बिरंगी शीशियां और मम्मी का वही सख्त चेहरा याद आ गया। रूखा रूखा और एकदम बदलता हुआ, कैसे बदल जाता है चेहरा, और तब ना जाने कितनी बातें एक साथ दिमाग में घूमने लगती है। तो ये पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो बंटी भैया, चलकर नहा खाए नहीं लेते। हाथ में झाड़ू लिए लिए फूफी घुसी तो बंटी ने झाड़ छीन लिया और उसके हाथ पर झूलता हुआ बोला, फूफी वह कहानी सुनाओ तो, सोनल रानी की जो सचमुच में डायन थी और रानी बनकर रहती थी। ए लो और सुनो, यह कहानी कहने सुनने का वक्त है। काम सारा पड़ा है और तुम्हें कहानी सूझ रही है। कहानी रात में सुनी जाती है, दिन में नहीं। नहीं, मैं अभी सुनूंगा, कोई काम बाम नहीं है। फिर आंखों में जाने कितना कौतूहल भरकर पूछा, अच्छा फूफी वह डायन ने से रानी कैसे बन जाती है, उसके पास जादू था? और क्या तो डायन थी, सारे जादू बस में कर रखे थे, बस जो चाहती बन जाती, मन होता वैसा भेष धर लेती। क्यों फूफी, आदमी भी चाहे तो ऐसा कर सकता है? कैसे कैसे कर लेगा आदमी? आदमी के बस में क्या जादू होता है? तुमने डायन देखी है फूफी? बंटी ने पूछा। कैसी होती होगी जब आदमी के भेष में होती होगी, तब तो कोई पहचान भी नहीं सकता। बंटी की आंखों में जाने कैसे कैसे चित्र तैरने लगे। अरे हमने नहीं देखी है कोई डाइन, ये करिए फूफी। डाइन वाइन तुम चलकर नहा लो। नहीं, अभी नहीं नहाता। और बंटी पीछे के आंगन में आया तो झमझम करती सोनल रानी भी साथ आ गई। 7 मंजिले महल में रहने वाली 700 दास दासियों से घिरी सोनल रानी ऐसा रूप की ना लोगों ने देखा ना सुना। राजा तो जैसे प्राण देते हो, कोई भला देखता भी कैसे? वह रूप क्या कोई आदमी का था? वह तो डायन का जादू था। फिर धीरे धीरे कहानी की एक पूरी की पूरी दुनिया खुलती चली जाती है। भेड़ बनाकर रखे हुए राजकुमार, मैना बनाकर रखी हुई राजकुमारी, ऐसा कुछ होता जरूर है जिससे आदमी भेष बदल लेता है। बंटी फिर भीतर गया, चुपचाप ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर शीशियों को उठा कर देखने लगा। एक बार मन हुआ अपने मुंह पर भी लगा देखे, क्या उसका चेहरा भी मम्मी की तरह बदल जाएगा? यह क्या? फिर तुम ड्रेसिंग टेबल पर पहुंच गए। फूफी खड़ी हंस रही थी। बंटी एकदम सक पक्का गया। हम कहते हैं यही शौक रहे तुम्हारे तो बड़े होकर तुम जरूर लड़की बन जाओगे। मारूंगा मैं। फिर वही गंदी बात करती हो। बंटी हाथ उठाकर अपनी छेप गुस्से में छिपाने लगा। फूफी भी
अजब है, अब मम्मी कभी प्यार करते हुए उसे गोद में बिठा लेगी या अपने साथ लिटाकर कहानी सुनाएगी तो हमेशा उसे ऐसे ही चिढ़ाएगी। तुम अभी तक माँ की गोद में चिपक कर बैठते हो, छी छी छी, तुम तो एकदम लड़की ही बंटी भैया, एकदम लड़की ही हो बंटी भैया। देख लो मम्मी, यह फूफी। पर मम्मी है, फूफी को कुछ नहीं कहती, बस हंसती रहती है, क्योंकि उस समय घर में जो रहती है मम्मी, वह भी एकदम मम्मी बनी हुई है। कॉलेज में तो हो पता लगे इस फूफी को, ऐसी लड़कियां लड़ घुड़की मिले कि सारा चिढ़ना भूल जाए, मेरा तो चिढ़ाना भूल जाए, मेरा तो बेटा भी यही है और बेटी भी यही है। हंसती हुई मम्मी उसे अपने से और ज़्यादा सटा लेती है। उस समय फूफी के सामने माँ की बाहों में चुटक कर भागने के लिए वह जरूर कसम साता रहता है, पर यूं उसे मम्मी की गोद में बैठना, उनके साथ बैठ सटक कर सोना अच्छा लगता है। सोने से पहले मम्मी उसे रोज कहानी सुनाती है, राजा रानी की, परियों की, ऐसे ऐसे राजकुमारों की जो अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं और अपनी माँ के लिए बड़े बड़े समुद्र तैर गए थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार कर गए थे। फिर मम्मी उसके गाल सहलाते हुए पूछती है, अच्छा बता, तू मेरे लिए कितना सब करेगा, बड़ा होकर यह की निकाल बाहर करेगा, हटाओ, बुढ़िया को बोर करती है। धत, मम्मी को कभी नहीं छोड़ूंगा। तब मम्मी निहाल होकर उसे बाहों में भर लेती है और उसके गालों पर से ढेर सारे किस्सू देती है। फिर पता नहीं छत में क्या देखने लगती है, बस फिर देखती ही रह जाती है और उसे लगता है जैसे उसके और मम्मी के बीच में फिर कहीं कोई आ गया है, पर कौन, वह ना समझ पाता है। मम्मी के चेहरे पर गहराती हुई उदासी की परतें उसे कहीं हल्के से बेचैन कर देती है। उसका मन करता है कि मम्मी को पक्की तरह समझा दे कि वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, पर कैसे? और जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो वह मम्मी के गले में हाथ डालकर लिपट जाता। तभी फूफी की बात याद आ जाती। फूफी बकवास करती है, कहीं मम्मी को प्यार करने से या कि मम्मी के साथ सोने से कोई लड़का लड़की बन जाता होगा। तुम नहा लो बंटी भैया, कहो तो हम नहला दे। नहीं, अपने आप नहाऊंगा, बड़ी आई नहलाने वाली। तो जाओ अपने आप नहाओ, हम कपड़ा वपड़ा निकाल कर रख देते हैं, अभी नहीं नहाता, जब मर्जी आएगी नहाऊंगा। फूफी को लेकर अभी भी गुस्सा भरा हुआ है। बंटी ने अपनी अलमारी खोली, मम्मी के खरीदे हुए और पापा के भेजे हुए खिलौनों से अलमारी भरी हुई है। उसने नई वाली बंदूक निकाली, खूब बड़ी थी, और एकदम आंगन में झाड़ू लगाती हुई फूफी की पीठ में नली लगा दी। बोला, अब बोलेगी कभी, लड़की कर दूं सूट, गोली से उड़ा दूंगा। हाँ याद रखना, बंटी जब बहुत लाड में होता तो वह बहुत नाराज तो फूफी को तू ही कहता, और क्या अब तुम बंदूक ही तो मारोगे, इसी दिन के लिए तो पाल पोस कर बड़ा किया है। ठीक है, तो यहीं तक पढ़ते हैं आज, बाकी जो इसका पार्ट है नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, मतलब धीरे धीरे इस उपन्यास को कंप्लीट करेंगे हम लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो आज हमारा पहला दिन था, पहला लेक्चर था। ठीक है, इतना ही पढ़ते हैं, 16 पेज हम तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।